स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में वर्दाइमर के योगदान की चर्चा की थी, जिसमें हमने 5 फिनोमिनन, आकार एवं पृष्ठभूमि का नियम, आभासी गति आदि क्षेत्रों में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के योगदान की चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम, जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं और इसे प्रत्यक्षीकरण के नियम, संगठन के नियम के रूप में स्वीकार्य है यह मनोविज्ञान के क्षेत्र में। क्या है ये नियम? सबसे पहला नियम है समानता का नियम। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि अगर वातावरण की जो वस्तुएं एक समान होती हैं, एक आकार की, एक गठन की होती हैं, वो एक साथ संगठित हो जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर एक सरल रेखा में क्रॉस बना हुआ है, उसके नीचे दूसरी लाइन में त्रिभुज बना हुआ है, और ठीक उसी तरह से अगर सर्कल बना हुआ है, जैसे देखिए ये क्रॉस बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तो हम इसको एक समानता के रूप में इसको एक साथ परसीव करते हैं, इसको एक साथ परसीव करते हैं और नीचे वाले को एक साथ परसीव करते हैं, ना कि ये तीनों को एक साथ, ये तीनों को एक साथ, क्योंकि ये तीनों के आकार अलग अलग हैं। तो ये नियम हमें बताता है कि वातावरण की जो वस्तुएं एक समान होती हैं वो एक साथ ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, एक साथ संगठित हो जाती हैं। इसी तरह प्रत्यक्षीकरण के संगठन का दूसरा नियम की चर्चा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने की है, उसका नाम है समीपता का नियम। इसके द्वारा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक यह बताना चाहते हैं कि जो वातावरण की वस्तुएं नज़दीक होती हैं, समीप होती हैं, वो एक साथ संगठित हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे तो जैसे आप देखें कि ये देखिए दो सरल रेखाएं हैं, तो यहाँ पर अगर नज़दीक दोनों सरल रेखाएं हैं तो ये एक साथ संगठित हो जाती हैं, और जो दूर दूर रहती हैं उसका एक साथ प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। जैसे आप देखिए, ये मैं PDF में भेज दी हूँ। जैसे ये दोनों सरल रेखा एक साथ हम देखते हैं, ये दोनों को एक साथ देखते हैं, न कि ये और ये दोनों के बीच बहुत दूरी है, इसलिए हम ये दोनों को एक साथ नहीं देखते हैं। ये दोनों एक साथ संगठित नहीं हो पाती हैं क्योंकि दूरी है। ये दोनों में समीपता है, ये दोनों में समीपता है, ये दोनों में समीपता है, तो इसको एक स्टिमुलस के रूप में, इसको एक स्टिमुलस के रूप में, इसको एक स्टिमुलस के रूप में हम परसीव करते हैं। यही समानता का नियम बताता है। तीसरा नियम उन्होंने बताया है निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम यह बताता है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, कि अगर कोई वस्तुएं एक साथ निरंतर रूप में बिना कटे हुए, बिना टूटे हुए एक साथ रहती है, तो वो वस्तु का प्रत्यक्षीकरण एक वस्तु के रूप में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि ये देखिए, ये इस तरह से है। ये देखिए निरंतरता का नियम का उदाहरण है कि इसको हम एक चित्र के रूप में देख रहे हैं, जबकि इसमें बहुत सारा अलग अलग चीज़ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये निरंतर है। तो निरंतरता का नियम यही बताता है कि वस्तु या उद्दीपन अगर निरंतर होती है, कंटिन्यू होती है, तो वह एक आकार का रूप ले लेती है। अगला नियम उन्होंने बताया है पूर्णता का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर बताते हैं इसके माध्यम से वो कि जो वस्तुएं एक पूर्ण रूप में होती है, क्लोज रूप में होती है, और अगर वहाँ कुछ रेखाएं नहीं भी मिली हुई हैं तो हम उसे एक वस्तु के रूप में परसीव करते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर एक वर्गाकार है और यहाँ पे भी एक वर्ग है, तो यहाँ पे जो वर्ग है, यहाँ पे देखिए हर कोने पे थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है। हाँ, तो ये खुला होने के बावजूद भी हम इसे एक वर्ग के रूप में परसीव करते हैं, और ये जो खुला हुआ एरिया है, जो छूट गया है, उसको इग्नोर करते हैं। तो पूर्णता का नियम हमें ये बताता है कि कोई भी वस्तु को हम पूर्ण रूप में, संपूर्ण रूप में परसीव करते हैं। अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी भी रहती है तो उसको इग्नोर करते हैं, कि क्योंकि मनुष्य पूर्णता में देखना चाहता है किसी चीज़ को, वस्तु को।
उसी से जुड़ा हुआ दूसरा नियम है जिसका नाम है सुडौलपन का नियम। सुडौलपन का नियम ये बताता है कि हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो सुडौल सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। अगर उसका आकार थोड़ा इधर उधर है तो उसका प्रत्यक्षीकरण की तुलना में अगर कोई वस्तु सुडौल होती है, एक संपूर्ण आकार में होती है, उसका प्रत्यक्षीकरण ज़्यादा आसानी से होता है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे है, ये चित्र बना हुआ है और एक ये चित्र बना हुआ है, तो ये वाला जो है ज़्यादा सुडौल लग रहा है ये इसकी तुलना में, तो हम इसका प्रत्यक्षीकरण ज़्यादा आसानी से करेंगे। सामान्य गति का नियम, नेक्स्ट नियम है सामान्य गति का नियम। यह नियम बताता है कि अगर कोई वस्तु एक दिशा में और एक ही गति में एक साथ जा रही है तो उसे हम एक वस्तु के रूप में परसीव करते हैं। इसके एग्जाम्पल में मैं आकाश में शाम के समय कभी कभी आप चिड़िया को उड़ते हुए देखते होंगे, तो बहुत सारी चिड़िया एक पंक्ति में एक साथ एक गति में उड़ती है। हमें लगता है कि वो एक आकार बन गया है। वो अलग अलग चिड़िया हैं मगर चूँकि सबकी गति और डायरेक्शन एक होता है उड़ने का, जिसकी वजह से हमें वो एक वस्तु के रूप में उसका परसीव होता है। ये देखिए इस तरीके से। उसी तरीके से नेक्स्ट नियम है मानसिक वृत्ति का नियम। मानसिक वृत्ति का नियम यह बताता है कि हमारा जो मेंटल सेट होता है, हमारी जो सोच होती है, वो हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती है। इसको प्रमाणित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया था। स्कूल के बच्चों को जब वो भूखे थे उनको कुछ अस्पष्ट चित्र दिए गए और उन्हें पूछा गया कि इन चित्रों में तुम्हें क्या दिखाई देता है। देखा गया कि जब बच्चे भूखे थे, उस ग्रुप को जब वो चित्र दिया गया तो वो अस्पष्ट चित्रों में अधिक से अधिक बच्चों ने खाने की वस्तुओं को परसीव किया, क्योंकि उस समय उनकी जो ज़रूरत थी वो भोजन की थी। तो मेंटल सेट जो होता है वो भी हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो नियम है उसका नाम है अर्थगर्भता का नियम। अर्थगर्भता का नियम यह बताता है कि जब व्यक्ति किसी उद्दीपन को देखता है तो उसे संगठित रूप में या अर्थपूर्ण रूप में देखना चाहता है, न कि उसे टुकड़े टुकड़े में अलग होकर देखना चाहता है। वो अलग भी है मगर अगर एक साथ जुड़ा हुआ है तो उसे एक साथ रूप परसीव करता है। कैसे? जैसे अब देखिए, ये आपको पीडीएफ में भेजे हैं, आप देख सकती हैं वहाँ पर। जैसे आप देखिए कि ये देखिए छोटा छोटा बिंदा बिंदा बना हुआ है और ये बिंदा बिंदा बिंदु से रेखा बनी है, मगर ये कंप्लीट रेखा नहीं है। बिंदु है, बीच बीच में गैप भी है, मगर फिर भी हम इसको एक रेखा के रूप में परसीव करते हैं। उसी तरह बिंदुओं की मदद से ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज भी हम एक त्रिभुज के रूप में परसीव करते हैं, जबकि ये कंप्लीट त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पूर्णता में, अर्थपूर्णता में चीज़ों को देखना चाहते हैं। तो ये थे गेस्टाल्ट के प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम, और ये संगठन के नियम इतने प्रभावशाली रहे कि आज प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में 3 मनोवैज्ञानिक की हमने चर्चा की थी। दूसरे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोफका। कोफका का मुख्य योगदान है वर्दाइमर ने जो गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना की, उस स्कूल को और समृद्ध बनाने में कोफका का योगदान है। कोफका ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। 1935 में ये किताब उसने लिखी थी और इस किताब के माध्यम से उन्होंने संगठन के नियम, प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके साथ ही कोफका ने यह भी बताया कि व्यक्ति का व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि वह वातावरण को किस रूप में लेता है, ग्रहण करता है, न कि वातावरण की वस्तुओं की विशेषता के आधार पर। अभी जिस तरीके से हमने आपको संगठन के नियम बताए, इसमें आपने देखा कि प्रत्यक्षीकरण में वस्तु जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती है, बल्कि हम वस्तु को वैसा देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। यही कोफका कहते हैं कि व्यक्ति की विशेषता जो है उसके प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती है, और जो वस्तु की विशेषता है वैसी ही हम प्रत्यक्षीकरण करेंगे ये आवश्यक नहीं है, बल्कि हम उसे जैसा प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, जैसा हम उसे देखना चाहते हैं, हम उस वस्तु को वैसा ही देखते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग कोहलर के योगदान के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।